एलसीएम है हमारे पास 3024 और एचसीएफ है हमारे पास कितना 6। 17 का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे 17 के लिए क्या होता है 51 होता है, मतलब इकाई के अंक को 5 से गुणा करना पड़ेगा। हेलो बच्चों, क्लास 10th की लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे और इसके टोटल 2 पार्ट बनने वाले हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व करेंगे और दूसरे पार्ट में प्रश्न संख्या 3 से लेकर 7 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे। और इन सारी वीडियोज़ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ये अभाज्य संख्या होती क्या है, तभी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या की डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। देखो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और वो 2 गुणनखंड कौन कौन से होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा खुद वो संख्या। तो केवल इतना ही इसमें आपको ध्यान रखना है कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, जिसमें से पहला गुणनखंड होता है 1 और दूसरा होता है खुद वो संख्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए 5 है। अब 5 के गुणनखंड करने का मतलब क्या है कि मुझे ऐसी संख्याएं देखनी है जिसका भाग 5 में पूरी बार जाता है। अब देखो 5 से छोटे नंबर क्या क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। तो सबसे पहले अगर मैं 1 का भाग 5 में करता हूँ तो देखो पूरी बार भाग जाएगा। यहाँ पे देखो 5 एकम 5, शेषफल आ रहा है 0। अब 2 से ट्राई करेंगे तो 5 का भाग मतलब 2 का भाग 5 में ट्राई करेंगे तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 4। देखो पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, 1 शेषफल आ रहा है। अब 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं 3 का भाग 5 में करता हूँ तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3, 2 शेषफल आ रहा है। वैसे 4 का भाग करेंगे 5 में तो 1 बार जाएगा, यहाँ पे होगा 4, 1 शेषफल आ रहा है। अब 5 का भाग 5 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 और 0 शेषफल आ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि 5 से छोटे जितने भी नंबर हैं उनमें सबका भाग मतलब सबका भाग मैंने 5 में करके देख लिया। तो शेषफल 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, देखो एक तो शेषफल यहाँ पे 0 आ रहा है जब 1 का भाग कर रहे हैं, और एक यहाँ पे आ रहा है जब 5 का भाग कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जब भाग पूरी बार चले जाएगा तभी हम उसका गुणनखंड कह सकते हैं। तो 5 के कौन कौन से गुणनखंड हो गए, 5 के केवल 2 गुणनखंड हो गए, एक हो गया 1 और एक हो गया 5। तो वही चीज़ मैंने बताई कि जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक होगा 1 और दूसरा होगा खुद व संख्या। तो खुद व संख्या कौन सी है, 5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि 5 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 4 का एग्जाम्पल देखता हूँ तो 4 का एग्जाम्पल में देखो 4 से छोटे नंबर इतने हैं, तो 1 का भाग करेंगे तो देखो पूरी बार जाएगा, यहाँ पर 0 शेषफल आ रहा है। वैसे ही अगर मैं 2 का भाग करता हूँ 4 में तो तब भी पूरी बार जाएगा, यहाँ पे 0 शेषफल मिलेगा। अगर मैं 3 का भाग करता हूँ तब पूरी बार नहीं जाएगा, यहाँ पे देखो कितना आएगा 3, 1 शेषफल आ रहा है। और 4 का भाग 4 में करेंगे तो यहाँ पे 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे पूरी बार जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 4 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 1। देखो 1 का भाग करेंगे पूरी बार भाग जाएगा, फिर दूसरा गुणनखंड आएगा 2, 2 का भाग करेंगे पूरी बार जाएगा, और तीसरा गुणनखंड आएगा 4। तो 4 का भाग करेंगे पूरी बार जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 4 के 3 गुणनखंड आ रहे हैं, 1, 2 और 4, जबकि अभाज्य संख्या के लिए केवल 2 गुणनखंड आने चाहिए। तो ये वाली जो संख्या है, ये जो संख्या 4 है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं, 1 होती है, 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये सारी हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन सब के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक होगी 1 और दूसरी होगी खुद वो संख्या। तो अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये जानते हैं ये गुणनखंड होता क्या है। अब देखो गुणनखंड जैसे नाम ही से पता लग रहा है, गुणन का मतलब होता है गुणा करना, और खंड का मतलब होगा गुणा करके उनके छोटे छोटे टुकड़े करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं 12 के गुणनखंड करता हूँ, गुणनखंड का मतलब 12 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 गुणा 6। 2 गुणा 6 भी 12 होता है, या तो 12 लिखो या 2 गुणा 6 लिखो, एक ही बात है। अब क्योंकि मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं जबकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक काम करना पड़ेगा मुझे, 2 को भी, ये जो 6 है इसको भी और छोटा करना पड़ेगा। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख सकता हूँ। अब देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 12 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, 2 गुणा 2 गुणा 3। देखो सब अभाज्य संख्याएं हैं और साथ में उनके गुणा करके खंड किए गए हैं, यानी टुकड़े किए गए हैं, तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड कह सकते हैं। बस इन क्वेश्चन में यही चीज़ हमें करनी है। ठीक है,
तो पता तो चल ही गया होगा आपको इसमें करना क्या है हमें। जैसे इसमें पहला पार्ट आपको दिख रहा होगा 140 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। अब गुणनखंड कैसे करेंगे यहाँ पे, इस प्रकार से हम जैसे एलसीएम निकालते हैं ना वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 140। अब देखो 140 में किसका भाग जाता है, यहाँ पे ट्राई करते हैं 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 4 मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। अब 2 का भाज्यता का नियम क्या होता है, 2 की भाज्यता का नियम ये होता है कि जो इकाई वाला अंक है यहाँ पे एक सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या का मतलब 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। तो इन सारे नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर होता है तो यहाँ पे क्या होता है 2 का भाग पूरी बार चले जाएगा। तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको काटता हूँ 2 से तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे हो जाएगा 0, मतलब 70 होगा। ठीक है, और 70 यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता है तो सिंपल सा आप ये कर दो कि 2 का भाग 140 में करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 7 दूनी 14 और यहाँ पे होगा 0 और ये 0 यहाँ भी उतारेंगे और यहाँ ऊपर भी उतारेंगे तो देखो 70 हो रहा है। फिर यहाँ पे इकाई के अंक में 0 आ रहा है मतलब 2 का भाग चले जाएगा। कितनी बार जाएगा, यहाँ पे होगा 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, एक शेष बचा, यहाँ पे होगा आगे देखो 0 है तो 10 होगा तो 5 बार जाएगा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 35। तो 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 35। फिर दोबारा देखो अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया, तो 5 एक सम संख्या नहीं है। 5 आ गया तो इसका मतलब अब 2 का हम ट्राई नहीं कर सकते हैं, अब मुझे 3 का ट्राई करना होगा। 3 की भाज्यता का नियम क्या होता है कि ये जो अंक होते हैं उनको हमें जोड़ना पड़ता है। जैसे अंक हमारे पास 35 है, 35 में 3 और 5 आ रहा है, इनको जोड़ दो तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। अब 8 में अगर 3 का भाग जाता है तो इस वाली संख्या में भी जाएगा और इसमें नहीं जाता है तो इसमें भी नहीं जाएगा। देखो 8 में 3 का भाग नहीं जाता है मतलब इस वाली संख्या में भी नहीं जाएगा। तो देखो 2 का भाग नहीं गया, 3 का भाग नहीं गया, 4 का ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि 2 का नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा। फिर अब 5 का ट्राई करेंगे। अब 5 का ट्राई करेंगे तो 5 की भाज्यता का नियम ये होता है कि जो इकाई का अंक है या तो इसमें 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 है, अब यहाँ पर 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग चले जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 7 पंजे 35 होता है। ठीक है, अब 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 में 7 ही का जाएगा। यहाँ पे लास्ट में ये चीज़ हमें तब तक करनी है जब तक हमें 1 ना मिल जाए। तो यहाँ पे देखो हमें 1 मिल गया, तो इसका मतलब जो 140 है इसके गुणनखंड होगी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, तो यहाँ पे मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। 2 2 बार है मतलब 2 की घात जितनी भी होती है, जैसे 2 की घात 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करना है। अब यहाँ पे 2 की घात 2 है मतलब 2 को 2 बार गुणा करना है। तो ये इसका आंसर हो गया। देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है और इनके गुणा करके इसके हमने खंड कर दिए, तो ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक, तो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 156 के हमें गुणनखंड करने हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। देखो सबसे पहले 156 लिखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 6 है मतलब एक सम संख्या है, तो 2 से ट्राई करने के लिए मैंने बोला था, तो 2 का भाग इसमें चले जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 होगा, एक शेष बचा, आगे देखो 6 है तो 16 होगा। 16 में कितनी बार जाता है, 8 दूनी 16, 8 बार जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 78। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, तो 8 में दोबारा 2 का भाग चले जाएगा। अब इस पूरे में करना होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, एक शेष बचा, फिर यहाँ पे 8 है तो 18 होगा। अब 18 में कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, तो 9 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 का भाग करेंगे तो 39 होगा। ठीक है, अब 39 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 9 एक सम संख्या नहीं है। अब 2 का ट्राई नहीं कर सकते, अब हमें 3 का ट्राई करना होगा। अब 3 के लिए मैंने क्या बोला है, ये जो अंक है इनको जोड़ दो, तो 3 + 9 इनको जोड़ के आ रहा है 12। अब देखो 12 में 3 का भाग पूरी बार जाता है मतलब इसमें भी जाएगा, तो 3 का भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दिया 9, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 13। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में 13 का ही भाग जा सकता है, तो 13 का भाग करेंगे, यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा 1। अब जो 156 है उसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 2 बार आ रहा है तो 2 की घात 2 गुणा 13, 3 गुणा 13 हम लिख सकते हैं, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे ही तीसरा पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3825 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पे संख्या लिख दो। अब देखो सबसे पहले मैंने बोला ना 2 से ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5 है, 5 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है, तो यहाँ पे सम संख्या आना चाहिए।
तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 के लिए क्या ट्राई करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो 8 और 3 मतलब 3 + 8 + 2 + 5, इनको जोड़ दो तो 8 और 3 कितना होगा 11 + 5 और 2 कितना होगा 7। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आ रहा है हमारे पास 18। 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। और इसकी छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 3 में 3 का भाग जाता है तो 3 वाली संख्या को हटा देंगे, बाकी जो नंबर बचे इनको जोड़ दो। तो 8 और 2 10 और 5 कितना हो गया 15। तो देखो यहाँ से और आसान ये चीज़ हो जाएगी, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या में भी जाएगी। अब कितनी बार जाएगा, देखो 3 का भाग करके देख लो। यहाँ पे सबसे पहले 3 का भाग करेंगे, यहाँ पे होगा 1। इसमें 3 का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, कितना बचा 2 बचा। फिर यहाँ पे आगे 2 है तो यहाँ पे 2 उतारेंगे तो 22 होगा। 22 में कितनी बार जाता है, 7 बार जाता है। तो 7 × 3 21 होगा। 21 में भी देखो 22 है तो 1 शेष बचा। अब 1 शेष बचा तो यहाँ पर लास्ट में 5 बचा, तो यहाँ पे उतारेंगे 5। 15 में कितनी बार जाता है, 5 बार जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1275। तो ये चीज़ यहाँ पे करनी होगी, ये हो जाएगा 1275। अगर आपको ऐसे काटना नहीं आता है तो सिंपल सा भाग कर दो, यहाँ पे 3 8 2 5 और यहाँ पे 3 काट के देख लो, यही चीज़ आएगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे दोबारा इसमें 3 का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। फिर 7 और 5 कितना होगा 12। तो 12 में दोबारा 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें भी जाएगा। तो 3 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे एक बार जाएगा। 3 चक्कू 12, 12 हो गया। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6, 1 बचा तो यहाँ पे 15 होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब 425 होगा। ठीक है, अब दोबारा ट्राई करके देख लो तो 4 और 2 6, 6 तो हटा दो। फिर 5 में देखो 3 का भाग नहीं जाता है। अब 5 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी नहीं जाएगा। अब 4 का ट्राई नहीं करेंगे, सीधे 5 का ट्राई करेंगे। तो 5 के लिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग चले जाएगा। कितनी बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 बजे 40, फिर 2 बचा 5 होगा तो 5 बजे 25, मतलब 85 ये होगा। अब 85 में देखो स्टार्टिंग में 5 आ रहा है, दोबारा 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, 3 शेष बचा, यहाँ पे 5 है तो 35। 35 में 7 पंजे 35, 3 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में केवल 17 का ही भाग जा सकता है, लास्ट में 1 आ रहा है। तो जो 3825 है उसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। 3 कितनी बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 2, 5 की घात 2 × 17। ठीक, तो ये हमने इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया है इसमें, देखो मुझे अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 5005। अब आपको दिख रहा होगा इसमें अगर मैं 2 का भाग करता हूँ तो यहाँ पे एक विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगर मैं 3 का भाग करता हूँ तो इन सबको जोड़ना होगा, तो 5 और 5 ही हो जाएगा 10। 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो इसमें भी नहीं जाएगा। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा। अब हम 5 का ट्राई करेंगे। तो 5 के लिए मैंने बोला था स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। तो यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 5 का भाग चली जाएगा। तो 5 का भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1। फिर 2 0 हैं तो 2 0, यहाँ पे भी जाएगा 5 का 1 बार, तो ये हो जाएगा 1001। अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब 5 के बाद आता है 6, 6 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 और 3 का भाग नहीं जाएगा तो जा रहा है, तो 6 का भी ट्राई नहीं करेंगे। अब सीधे 7 का ट्राई करेंगे। अब 7 का भाज्यता का नियम मैं आपको बता देता हूँ। देखो 7 की भाज्यता का नियम ये होता है कि जैसे सिंपल सा बता देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे है 1001। अब यहाँ पे जो इकाई का अंक है उसको गुणा कर दो 2 से, 2 से गुणा कर दिया। बाकी जो बची हुई संख्या है देखो क्या बची, यहाँ पे 100 बची, इसमें से घटा दो। कितना आ रहा है, देखो 100 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 98। फिर दोबारा देखो अगर 7 का भाग अगर यहाँ पे कंफर्ट होता है कि 7 का भाग यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हो तो ठीक है करो, अगर नहीं होता है तो दोबारा इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो। तो 8 × 2 कितना होगा 16। अब 16 में से ये जो बची हुई संख्या क्या है 9 है, तो इसमें से 16 में से 9 घटा दो। तो 16 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 7 बचा। अब देखो 7 का भाग 7 में पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। करना क्या है, सिंपल से एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो 1001 है, इसमें ये करना है जो इकाई का अंक है उसमें 2 से गुणा करना है। इकाई के अंक में 2 से गुणा कर दिया। अब जो बची हुई संख्या है देखो यहाँ पे क्या बची हुई संख्या है 100 है, इसमें से घटा दो। तो देखो 1 × 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर होगा हमारे पास 98। ठीक है, फिर दोबारा देखो अगर संख्या बड़ी लग रही है तो जो इकाई का अंक है उसको दोबारा 2 से गुणा कर दो। तो 8 × 2 कितना आ रहा है 16 आ रहा है।
फिर इसमें से जो बची हुई संख्या है इसमें से घटा दो। अब देखो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो बड़ी में से छोटी संख्या ही घटाते हैं ना, तो 16 में से 9 घटा दो, यहाँ पे हो जाएगा 7। अब देखो लास्ट में 7 बच रहा है, तो 7 का भाग 7 में पूरी पूरी बार जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये चीज़ आपको करनी है। अब संख्याएं जितनी भी बड़ी होंगी हमेशा आपको यही चीज़ इसमें करनी है। अब ऐसा क्यों करते वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 7 का भाग इसमें जाएगा, तो 7 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 एकम 7, एक बार जाएगा, फिर 3 बचा, यहाँ पे होगा 0, तो 30 होगा, तो 7 चौको यहाँ पे जाएगा 28, फिर 2 बचा, लास्ट में 1 होगा, तो ये हो रहा है 21, तो 7 ही 21, देखो 143 हो गया। ठीक है, उसके बाद 143 में दोबारा अब देखो 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, उसको हमें ट्राई करना है। तो कैसे ट्राई करेंगे, इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, बची हुई संख्या है 14, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 8। अब देखो 7 का भाग 8 में नहीं जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी नहीं जाएगा। अब किसका ट्राई करेंगे, देखो 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या आती है हमारे पास 11, क्योंकि 8 का भी नहीं जाएगा, 2 का नहीं जा रहा है तो 8 का भी नहीं जाएगा, 3 का नहीं जा रहा है तो 9 का भी नहीं जाएगा, 5 का नहीं जा रहा है तो 10 का भी नहीं जाएगा। अब सीधे अभाज्य संख्या आएगी 11, 11 का ट्राई करेंगे। अब 11 की भाज्यता का नियम क्या होता है, 2 भाज्यता के नियम होते हैं, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। देखो क्या करना है, सबसे पहले इसमें से ये माइनस करना है, फिर इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ पे है 143, तो 143 है ये। सबसे पहले इकाई के अंक में से ये माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा ना 3 माइनस 4, तो हमारे पास आ रहा है -1। फिर इसमें से ये माइनस करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 मान लो, तो 1 में से 0 माइनस कर दो, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 1। फिर इनको जोड़ दो, तो देखो जोड़ के कितना आ रहा है, -1 + 1 जोड़ के 0 आ रहा है। तो जोड़ के मतलब लास्ट में 0 आए या 11 का कोई गुणा जाए, जैसे 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 33 आ सकता है। अगर ये नंबर आते हैं तो इसका मतलब 11 का भाग पूरी पूरी बार इसमें चली जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग चली जाएगा। एक नियम तो ये होता है। दूसरा नियम ये होता है कि जैसे 143 है, उसमें क्या कर दो, जो इकाई का अंक है उसको 2 से गुणा कर दो, 2 से नहीं सॉरी, इस बार 1 से गुणा करना होगा, इसको 1 से गुणा कर दो। बाकी बची हुई संख्या क्या है, देखो 14 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 3 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3। अब इसमें से माइनस कर दो, तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 11 आएगा। अब देखो 11 एक ऐसा नंबर है कि 11 का भाग 11 में पूरी पूरी बार जाता है, तो इसका मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा। अब जैसे कहीं पे हम 2 से गुणा कर रहे हैं, कहीं पे 1 से गुणा कर रहे हैं, ऐसे क्यों गुणा कर रहे हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 11 का भाग चले जाएगा, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे होगा 11 कम 11 मतलब एक बार, फिर 3 बचा, तो लास्ट में 3 है तो 33 होगा, तो 11 3 33 मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 13। अब 13 अभाज्य संख्या है, 13 में केवल 13 का ही भाग जा सकता है, तो यहाँ पे लास्ट में 1 लिख देंगे। तो जो 5005 है उसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो लास्ट पार्ट हमें इसमें करना है, तो 7229 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि वो सारी चीज़ें हम क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो इसके गुणनखंड निकालने हैं, तो सबसे पहले 2 का ट्राई करेंगे। देखो 2 का तो नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक विषम संख्या है। 3 का ट्राई करेंगे, तो 3 के लिए मैंने बोला था कि यहाँ पे इनके अंकों को जोड़ दो। 9 है, 9 हटा दो, 4 और 2 6 होता है, इनको भी हटा दो, लास्ट में बचा हमारे पास 7। अब देखो 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। उसके बाद 3 का भाग नहीं जा रहा है, फिर अभाज्य संख्या आती है 5। 5 का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे देखो इकाई के अंक में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अगली अभाज्य संख्या होती है 7। अब 7 का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 7 4 2 9 है, तो 7 के लिए अभी मैंने आपको बोला ना कि इकाई के अंक को 2 से गुणा कर दो, तो 9 गुणा 2 आ रहा है 18। अब बाकी बची हुई संख्या जो है उसमें से माइनस कर दो, तो 742 बच रहा है, क्योंकि इकाई के अंक को गुणा कर दिया। अब ये 12 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर दोबारा जो इकाई का अंक है, क्योंकि संख्या बहुत बड़ी है, उसको दोबारा 2 से गुणा कर दो, तो 4 गुणा 2 ये होगा 8। बाकी बची हुई संख्या में इसे माइनस कर दो, तो 12 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 4, फिर यहाँ पे बचा 6, तो ये हो जाएगा 64। अब देखो 64 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, मतलब इस वाली संख्या का भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे क्यों गुणा कर रहा हूँ वो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 के पहाड़े में मुझे ऐसा नंबर चाहिए
कि जिनको गुणा प्लस जोड़ के या घटा के मुझे ये 10 के मल्टीपल वाला नंबर मिलना चाहिए। 10 के मल्टीपल नंबर वाला नंबर का मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे ऐसे मिल सकता है, 10 मिल सकता है, फिर 20 मिल सकता है, फिर 30 मिल सकता है, 40 मिल सकता है। मतलब n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ऐसे रखते जाना है। तो 10, 20, 30 ऐसे आता जाएगा। अब देखो कहाँ पे हमें ये चीज़ मिलेगी, जैसे आपको 7 का पहाड़ा आता होगा, 7 गुणा 1 होता है 7, 7 गुणा 2 होता है 14, 7 गुणा 3 होता है 21। तो यहाँ पे देखो मुझे ये मिल रहा है 21। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 गुणा 10 धन 1, ये लिखो या 21 लिखो, बात तो एक ही है ना, 21 आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमें इन संख्याओं, जो अभाज्य संख्या हैं, इसमें ये चेक करना है, ऐसे संख्याओं को लेके आना है। तो देखो 21 आ रहा है। अब क्या कर दो, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना कि 2 आ रहा है स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे जो भी संख्या आएगी उस संख्या से लास्ट में जो इकाई का अंक है उसको गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पे जो इकाई का अंक 7 के पहाड़े में 21 आ रहा था, कब आ रहा था, 2 गुणा 10 करके और प्लस में 1 करके। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, इसीलिए इसको इकाई के अंक को 2 से गुणा करेंगे। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, जैसे 20 चाहिए होता है, 30 चाहिए होता है, इसमें एक ज़्यादा आ रहा है। अब क्योंकि ज़्यादा आ रहा है तो एक कम करने के लिए माइनस करना होगा ना, ज़्यादा आ रहा है तो कम करने के लिए हम यहाँ पे माइनस करते हैं। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे अगर मैं 11 का देखूँ तो 11 में क्या आता है, 11 गुणा 1, देखो 11 गुणा 1 11 ही होता है। तो इसको 11 को मैं लिख सकता हूँ 1 गुणा 10 प्लस 1। तो यहाँ पे देखो 1 से गुणा किया गया है, तो इसका मतलब ये जो इकाई का अंक है उसको 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पर भी एक ज़्यादा आ रहा है तो इस वाली संख्या को, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है तो ये घटानी पड़ेगी। तो ये जो संख्या है इसको हम यहाँ से घटाएंगे, ठीक है। वैसे अब अगले संख्या आती है 13। अब 13 के गुणनखंड में देखो, 13 गुणा 1 करेंगे 13, 13 गुणा 2 करेंगे 26, 13 गुणा 3 करेंगे तो 39। तो यहाँ पे आ रहा है देखो 39 आ रहा है। तो 39 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 10 माइनस 1। अब देखो जो अगर 13 के मुझे यहाँ पे देखना है इस संख्या में 13 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, जो इकाई का अंक है उसको 4 से गुणा करूँगा। और क्योंकि यहाँ पे देखो कम हो रही है, संख्या कम हो रही है, तो इसका मतलब बढ़ानी पड़ेगी, तो लास्ट में इसको जोड़ेंगे। तो जहाँ पे कम होगी संख्या तो वहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, मतलब प्लस करनी पड़ेगी, और जहाँ पे संख्या बढ़ेगी मतलब जहाँ पे प्लस आएगा वहाँ पे इसको घटाना होगा, और जहाँ पे माइनस आएगा वहाँ पे जोड़ना होगा। सिंपल सा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे ही 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या आता है 17। तो 17 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे देखो 51 होता है। अब 51 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 गुणा 10 प्लस 1। तो यहाँ पे इसका मतलब 50 नहीं, सॉरी 5 गुणा 10 प्लस 1। तो यहाँ पे भी जोड़ रहे हैं, इसका मतलब जो इकाई का अंक है उसको 5 से गुणा करेंगे। अब क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है तो कम करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक। वैसे ही 17 है, वैसे ही 19 का 19 गुणा 1। तो 19 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 19 के लिए जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 से 1 कम हो रहा है। वैसे अगला संख्या आता है 23। तो जितने भी अभाज्य संख्याएँ हैं उनको मैं करके दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले जैसे 7 है, तो जो इकाई का अंक है उसको हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और फिर घटाएंगे। वैसे ही अगली अभाज्य संख्या आती है 11। तो 11 में हम 1 से गुणा करेंगे फिर घटाएंगे। वैसे ही अगली संख्या आती है 13। तो 13 में इकाई के अंक को हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। 4 से गुणा करेंगे और उसको जोड़ेंगे, क्योंकि 39 आ रहा है, कम आ रहा है, तो ज़्यादा करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। वैसे अगली संख्या आती है 17। 17 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे और उसको भी, क्योंकि +1 आ रहा है तो इसको भी घटाना पड़ेगा। फिर अगली संख्या आती है 19। 19 में किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और उसको भी जोड़ेंगे। लास्ट में आती है 23। तो 23 में भी किससे गुणा करेंगे, हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और उसको भी घटाएंगे, ठीक है। घटाएंगे नहीं, सॉरी जोड़ेंगे, क्योंकि 69 आ रहा है, कम आ रहा है, तो ज़्यादा करने के लिए जोड़ेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर इन संख्याओं की भाज्यता का नियम हमें देखना है तो इकाई के अंक को ये सारे नंबर से गुणा करना पड़ेगा, और लास्ट में अगर ज़्यादा आ रहा है तो माइनस करेंगे। जैसे 7 में माइनस करना है, 11 का देखना है तो माइनस करना है, 13 का देखना है तो 4 का गुणा करेंगे फिर प्लस करेंगे। अब कैसे कैसे ये चीज़ें अप्लाई होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले तो, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर दीजिए। अब देखो कहाँ तक हमने ट्राई किया था, हमने 7 का ट्राई करना था इसमें। तो यहाँ पे है 7 4 2 9। तो इकाई के अंक को किससे गुणा करेंगे, इकाई के अंक को हम 2 से गुणा करेंगे और फिर इसमें से घटाएंगे। तो 9 गुणा 2 कितना होता है, 18। अब इसमें से घटाएंगे तो देखो 12 में से 8 गया, यहाँ पे होगा 4,
3 में से 1 यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 7। फिर दोबारा इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है क्योंकि नंबर काफ़ी बड़ा है, तो 4 गुणा 2 आ रहा है 8। फिर इसको घटाना है, तो 72 में से 8 घटाएंगे, ये हो जाएगा 64। अब देखो 64 में हमें पता है 7 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें भी नहीं जाएगा। 7 की भाज्यता का नियम हो गया। अब 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या आता है 11, क्योंकि 8 का नहीं ट्राई करेंगे, 2 का नहीं जाता तो 8 का भी नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाता 9 का नहीं जाएगा, 10 में 5 का नहीं जाएगा तो 10 में भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब अब 11 का ट्राई करेंगे। संख्या है 7 4 2 9। तो 11 के लिए मैंने क्या बोला, इकाई के अंक को 1 से गुणा करो, इकाई के अंक को 1 से गुणा करो और फिर बाकी जो बची हुई संख्या है उसमें से घटा दो। तो 9 गुणा 1 ये हो जाएगा 9। इसमें से घटाएंगे तो देखो 12 में से 9 गया, यहाँ पे होगा 3, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। फिर संख्या बड़ी है तो इकाई के अंक को 1 से गुणा करो, तो 3 गुणा 1 ये हो जाएगा 3। अब इसमें से घटा दो, ये हो जाएगा 70। अब देखो 70 में 11 का भाग नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 ट्राई कर दिए, 7 और 11। अब 13 का मैं ट्राई करूँगा, तो 7 4 2 9। अब 13 के लिए मैंने क्या बोला था, देखो 39 हो रहा है, तो 39 मतलब 40 माइनस 1, तो 40 का स्टार्टिंग का 4, तो इसको हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9 चौको होता है 36। अब क्योंकि एक चीज़ कम कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि संख्या कम हो रही थी तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी हमें, प्लस 36 हमें करना पड़ेगा। बाकी इन दोनों में देखो ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे 21 हो रहा था, 1 ज़्यादा हो रहा था, और यहाँ पे देखो 11 हो रहा था, 10 प्लस 1 यहाँ पे भी ज़्यादा हो रहा था, बट यहाँ पे संख्या कम हो रही है, इसीलिए ये चीज़ जोड़नी पड़ेगी। अब जोड़ेंगे तो 6 और 2 ये हो जाएगा 8, 4 और 3 ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे होगा 7। फिर इकाई के अंक को 4 से गुणा करो, तो 8 चौको ये हो जाएगा 32। अब इनको जोड़ दो, तो 7 8 9 और 7 और 3 ये हो जाएगा 10। 109 और है, संख्या बड़ी है, फिर भी एक और बार कर दो, 9 गुणा 4, तो 9 चौको 36। तो बचा क्या, 10 प्लस 36 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 और 3 और 1 ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 46। अब देखो 46 में क्या 13 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, नहीं जाता है, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। तो 13 का ट्राई करके देख लिया। अब 17 का ट्राई करेंगे, तो 7 4 2 9। देखो यहाँ पे अभी आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है। एक बार अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो उसके बाद चुटकियों में आप सारी चीज़ें हल कर दोगे। अब यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर समझा रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आप खुद से अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकाल पाओगे। ठीक, अब देखो 17 का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे 17 के लिए क्या होता है, 51 होता है, मतलब इकाई के अंक को 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब 1 ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस करेंगे, तो इकाई के अंक को 5 से गुणा करो, तो 9 पंजे ये हो जाएगा 45। फिर माइनस करेंगे, तो देखो 12 में से 5 गया, यहाँ पे हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 4 गया, यहाँ पे होगा 9 और यहाँ पे होगा 6। फिर इकाई के अंक को 5 से गुणा करो, तो 7 पंजे ये हो जाएगा 35। अब इसमें से घटाएंगे, तो यहाँ पर 9 में से 5 गया, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4, और 6 में से 3 गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4 34। 34 में 17 का भाग पूरी बार जाता है, मतलब इसमें भी जाएगा। तो अब हमें पहली संख्या, उतनी देर बाद पहली संख्या मिली हमें 17। ठीक है, अब 17 का भाग इसमें करेंगे, तो 70 तक 51, 70 चौको 68, मतलब 4 बार जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 बचेगा। फिर ये हो जाएगा 62, तो यहाँ पे हो जाएगा 70 51 और बचेगा हमारे पास 11। फिर हो जाएगा 119, तो 119 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 7 बार जाएगा उसके बाद, तो 4 3 और 7 हमारा हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो 437 में आप चेक करना है दोबारा 17 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो एक काम कर दो, यहाँ पे इकाई के अंक को 5 से गुणा कर दो, तो 7 पंजे ये हो जाएगा 35। फिर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 3 8। अब देखो 8 में 17 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब इस वाली संख्या में भी नहीं जाएगा। अब 17 के बाद अगला ट्राई करेंगे हम 19 के लिए मैंने क्या बताया था, 19 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 20 माइनस 1, तो 20 का मतलब स्टार्टिंग में 2। तो ये जो संख्या है हमारे पास क्या मिल रही है, 437। इसके इकाई के अंक को मुझे गुणा करना पड़ेगा 2 से, तो 7 गुणा 2 ये हो जाएगा 14। अब क्योंकि माइनस है तो अब देखो कम हो रहा है, तो संख्या बढ़ानी पड़ेगी हमें, तो 4 और 3 ये हो जाएगा 7, और 4 और 1 ये हो जाएगा 5। अब देखो 19 का भाग 57 में जाता है, मतलब इस वाली संख्या में भी जाएगा, तो 19 का भाग इसमें करके देख लो कितना आएगा, हमारे पास 23 आएगा। अब 23 में लास्ट में कितनी बार जाएगा, देखो 23 अभाज्य संख्या है, इसका मतलब 23 का भाग ही इसमें जाएगा, लास्ट में आएगा 1। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ऐसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से दोबारा से ये चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, तो ये चीज़ होगी। ठीक, यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि पूर्णांकों, ठीक है, क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो ये एक फॉर्मूला होता है कि कोई भी दो संख्याएं अगर हैं तो उनको अगर आपस में गुणा करेंगे और उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल के आपस में गुणा करेंगे तो दोनों आपस में बराबर आता है। इसको हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, जैसे सबसे पहले इनके हमें क्या निकालने हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। तो पहले 26 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 26 के गुणनखंड हो जाएंगे हमारे पास 2 और 3। वैसे ही 91 के भी गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे गुणनखंड करना तो आपको आ गया। पहले 7 का भाग करेंगे, अब 7 बार जाएगा फिर 13 बार। अब देखो 26 के गुणनखंड हो रहे हैं 2 गुणा 13, वैसे ही 91 के हो रहे हैं 7 गुणा 13। अब अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए जो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में कॉमन आता है उसको लेते हैं। जैसे 13 आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो इसका एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 13। ठीक है, अब अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो जो इन दोनों में आता है उसको एक बार लेंगे। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे 13 आ रहा है तो 13 को एक ही बार लेंगे। बाकी जो चीज़ नहीं आती है उसको भी लेते हैं। जैसे 2 यहाँ पे देखो नहीं लिखा हमने तो 2 लिखना पड़ेगा। फिर 7 दोबारा इसमें आ रहा है तो 7 लिखना पड़ेगा। तो केवल ये ध्यान रखना है एलसीएम के लिए कि जो चीज़ 2 बार आती है उसको केवल एक बार लिखते हैं और जो चीज़ केवल एक एक बार आती है उसको भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 13 गुणा 2 गुणा 7। तो इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 182। अब हमें ये चीज़ जांच करनी है। देखो इसकी जांच करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है तो दोनों संख्याओं में पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुणा 91 बराबर इनका एलसीएम। देखो एलसीएम आ रहा है 182 तो एलसीएम की जगह पे 182, एचसीएफ आ रहा है 13 तो एचसीएफ की जगह पे 13। अब इन दोनों को गुणा करके देख लो, वही चीज़ आएगी 2366। यहाँ से भी आएगी 2366। तो यहाँ पर उत्तर की जाँच भी होगी। ठीक, वैसे सेम टू सेम दूसरा पार्ट हम करेंगे। 510 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। तो पहले 2 का भाग जाएगा 255 होगा, फिर 3 का भाग जाएगा, फिर 5 का और लास्ट में 17 का। वैसे ही 92 के गुणनखंड निकाल दो तो इतने आ रहे हैं। अब देखो 510 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। वैसे ही 92 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 23। अब आपको दिख रहा होगा अगर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले एचसीएफ चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो जो एचसीएफ होगा वो होगा हमारा 2, क्योंकि कॉमन केवल 2 ही आ रहा है। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको एक बार लिखना है। तो इन 2 के बदले केवल 1 2 आएगा। बाकी इन सबको जो चीज़ एक ही बार आ रही है उन सबको लिखना पड़ेगा। तो 3 गुणा 5 गुणा 17, 3 गुणा 5 गुणा 17, उसके बाद 2 गुणा 23, 2 गुणा 23। अब इन सबको गुणा करके देख लो। तो देखो पहले इन दोनों को गुणा करो, फिर इन दोनों को गुणा करो, फिर इन दोनों को गुणा करो। गुणा करके ये आ रहा है, लास्ट में इन सबको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 23,460। ठीक है, तो एलसीएम भी हमने निकाल दिया। अब उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि संख्याएं हैं हमारे पास 510 और 92। तो 510 गुणा 92 होगा। एलसीएम है हमारे पास 23,460, तो यहाँ पे 23,460 गुणा एचसीएफ है 2। अब इन सबको गुणा करके देख लो, अगर इनको गुणा करेंगे दोनों को तो ये आएगा 46,920 और इनको गुणा करेंगे ये भी आएगा 46,920। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे उत्तर की जांच भी होगी। अब वैसे सेम टू सेम तीसरे पार्ट में आपको दिख रहा होगा, पहले मुझे 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे जो कि हमने निकाल दिए। अब 54 के भी निकालेंगे तो ये यहाँ पे निकल गया। देखो 336 के गुणनखंड आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 आ रहा है 4 बार, तो 1 2 3 4, और 3 आ रहा है 1 बार, और यहाँ पे गुणा 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, वैसे ही 54 के गुणनखंड हो गए, 2 1 बार आ रहा है, 3 3 बार आ रहे हैं, तो 1 2 1 बार और 3 यहाँ पे 3 बार। अब इनमें देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो मुझे 2 यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, उसके बाद यहाँ पे मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, बाकी और कुछ भी इन दोनों में ऐसा नहीं है कि जो दोनों में आ रहा होगा। तो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणा 3, जो दोनों में आता है वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन नहीं है, देखो पहले तो जो कॉमन है इन 2 के बदले 1 2 लिख दिया, फिर इन 3 के बदले 1 3 लिख दिया। बाकी देखो जो चीज़ कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, फिर लास्ट में 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3। सारी चीज़ें लिखेंगे। अब एलसीएम कितना आएगा, इनको गुणा करेंगे, टोटल ये आएगा हमारे पास 3024। तो 3024 ही आ रहा है। अब लास्ट में उत्तर की जांच करेंगे हम, तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। मतलब एलसीएम और एलसीएफ को गुणा करेंगे तब वो बराबर होगा। तो पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54। 336 गुणा 54 बराबर होगा, एलसीएम है हमारे पास 3024 और एचसीएफ है हमारे पास कितना, 6। तो ये हो जाएगा 3024 ही हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो इनको गुणा करके आ रहा है 18144 और यहाँ पे भी गुणा करके आएगा 18144। तो यहाँ पे देखो इसका तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे, जिसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।